नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इस वीडियो में कोरिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। जस्ट कोरियन प्रेसिडेंट के इंडिया विजिट के बाद वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है तो कोरिया अपना इन्फ्लुएंस इंडिया पर क्यों विस्तार नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले तो मैंने उनको जवाब दिया है कि वो लोग अपना कल्चर यहां पर विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि इंडिया में आज भी एक प्रॉपर कल्चर है। इनका जो के पॉप इंडस्ट्री है जिसको लेकर ये बहुत अहंकार करते हैं, थोड़ा उसका नजारा देखिए। मतलब ये कि पॉप इंडस्ट्री है या फिर के पर्न इंडस्ट्री है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई एरा गैरा कोई बैंड है, ये सब जाने पहचाने फेसेस है। और एक जाना पहचाना फेस जेनी, जो कि ब्लैक पिंक का एक मेंबर है, जिनको हमारे देश के कई सारे दो कौड़ी के निब्बिया आइडल मानती है। जरा उसकी हरकतें देखो। जब किसी को अपने टैलेंट पर भरोसा ना हो तभी उसको ऐसी घटिया हरकतें करनी पड़ती हैं। और ये लोग यही घटिया कल्चर इंडिया में फैलाना चाहते हैं। एक जगह पर इनके एक स्पीकर ये बोल रहे थे कि क्यों ना इंडिया में भी कोरियन कल्चर का विस्तार किया जाए। तो भाई, अपना घटिया छक्का कल्चर अपने देश में ही रखा, यहां पर दिखा तो इनको लात मारकर भगाने की जरूरत है। चलिए अब हम ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था वी वर टू इंडिफरेंट टू इंडिया, सरप्राइज्ड बाय ग्रेटर देन नोन अचीवमेंट्स। हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट को प्रेस में जारी करना शुरू कर रहे हैं। कोरियन प्रेसिडेंट ने 19 अप्रैल से 24 दिनों के लिए इंडिया और वियतनाम का दौरा किया। 인도와 베트남을 국빈 방문하셨습니다. 이번 इंडिया और वियतनाम की ये यात्रा ये एक ऐसा अवसर था जिससे इंडिया और वियतनाम के बीच बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक वैल्यू वाले रिश्तों को एक बिल्कुल नए लेवल पर डेवलप किया जा सके। 전이 다른 차원으로 발전시키는 계기가 되었습니다. ये इंडिया की यात्रा पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। सबसे पहले हमने एनर्जी रिसोर्सेज और सिक्योरिटी के सेक्टर में एक मजबूत सहयोग बेस स्थापित किया है, जिससे इंडिया के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए एक नई ड्राइविंग फोर्स तैयार हुई है। 이번 방문에서 양국 इस विजिट के दौरान हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इंप्रूवमेंट नेगोशिएशंस को तेज करने पर सहमति जताई। साथ ही एनर्जी रिसोर्सेज और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर जॉइंट स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया गया 공동 성명을 채택하여 나프타, 석유 और नैफ्था तथा ऑयल प्रोडक्ट्स जैसे की रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट से जुड़े मामलों में अलायंस करने पर भी एग्रीमेंट हुआ। 장관급 산업협력위를 신설 इसके अलावा हमने लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश किया, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस एसएमईज के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को एक्टिवेट किया और एसएमई पॉलिसी एक्सचेंज व बिजनेस कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड किया। दूसरे, हमने कोरिया की फाइनेंशियल, एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित नए स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इकोनॉमिक अलायंस डेवलपमेंट को एनकरेज किया। 을 견인하였습니다. 제조업부터 मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल, एआई और स्पेस यूनिवर्स के क्षेत्र में हमने एडवांस टेक्नोलॉजी और कंटेंट इंडस्ट्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड इफेक्ट क्रिएट किया है। 를 창출 कल्चरल एक्सचेंज और इंटरपर्सनल एक्सचेंज के माध्यम से हमने बायलैटरल रिलेशंस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक सिस्टमैटिक फाउंडेशन स्थापित किया है। 제도적 기반을 마련하였습니다. 양국 간 전자 결제 시스템 연계로 상호 हमने बायलैटरल इन्विटेशन, बिजनेस एक्सपेंशन और कल्चरल एजुकेशन कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई है। 협력도 증진하기로 했습니다. इन सभी कॉन्क्रीट अचीवमेंट्स के अलावा प्रेसिडेंट ने कहा कि इंडिया, वियतनाम और साउथ कोरिया के साथ पर्सनल ट्रस्ट रिलेशनशिप को गहरा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 모디 총리와 개인적인 신뢰 관계를 깊이 하신 것도 큰 의미가 있다고 생각합니다. 인도와는 이번 इंडिया और साउथ कोरिया इस विजिट में सहमति से स्थापित किए गए विभिन्न कंसल्टेटिव बॉडीज को संचालित करेंगे और दोनों देशों के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स की जॉइंट मीटिंग जैसे हाई लेवल एक्सचेंजेस के माध्यम से फॉलो अप मेजर्स को सिस्टमैटिक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। 세계적으로 이행하겠습니다.
자이샹카르 외교 फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने पहले ही इस साल के फर्स्ट हाफ के लिए अपना प्लान अनाउंस कर दिया है। न्यू स्ट्रेटेजिक एरियाज और स्मॉल एंड मीडियम साइज वेंचर कंपनीज के माध्यम से इंडिया की ग्रोथ और एक्सपेंशन को लगातार सपोर्ट किया जाएगा। 계속 해나가겠습니다. 어쨌든 인도의 मुझे लगता है कि इंडिया में काफी डिमांड है और ये पहली बार है जब हमने इस नए जायंट मार्केट में कदम रखा है। 이제 발을 들여놓는 건데 예. 네네. 중소 क्या आप स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेंचर कंपनीज पर फोकस कर सकते हैं? स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेंचर कंपनीज के एक्सपोर्ट्स पिछले क्वार्टर में अपने पीक पर रहे हैं। मिडिल ईस्ट वॉर के बावजूद मार्केट यूएस और जापान में एक्सपैंड हो रहा है। 지금 글로벌 사우스 어쨌든 미국 मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ में के ब्यूटी के लिए अपना मार्केट एक्सपेंड करने का यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है तो हम अपने कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इंडियन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे इंडियन लोग भी हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज कर पाए और हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाए। इंडिया दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1.46 बिलियन है। स्मॉल एंड मीडियम साइज वेंचर कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंटली ग्लोबल मार्केट में एंट्री करना काफी चैलेंजिंग होता है, लेकिन गवर्नमेंट का कोऑपरेशन इसमें बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसलिए गवर्नमेंट का स्मॉल एंड मीडियम साइज वेंचर कंपनीज के साथ मिलकर काम करना और भी ज्यादा मीनिंगफुल है। 시작이 좀 돼야 되는데 좀 옛날 मुझे नहीं पता कि पहले स्थिति कैसी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट पर ध्यान दिया जाए ताकि इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्टिवेट किया जा सके। मैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के बारे में बात करना चाहता हूं। 그 대통령님 인도 베트남 प्रेसिडेंट ने इंडिया और वियतनाम के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस को जून और जुलाई में सियोल आने के लिए इनवाइट किया है। 6월 7월에 의견을 맞췄습니다. 근데 하나 저희 मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग मुझसे सहमत होंगे। प्रेसिडेंट ने मुझसे एक बात कही थी कि इंडिया के लिए जिम्मेदार ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशंस की संख्या बहुत कम है। 관련된 어떤 담당하는 공직자 기관들이 굉장히 협소하고 작습니다. 저희 산업부만 하더라도 저도 हमारे पास इंडिया के साथ डील करने के लिए सिर्फ एक ही ऑफिस है। इंडिया इतना बड़ा देश है, फिर भी हम इंडिया के पूरे मार्केट को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया की इंपॉर्टेंस के मुकाबले उसकी गवर्नेंस प्रेजेंस इतनी कम है। मुझे लगता है कि एक नए स्ट्रेटेजिक कंट्री के रूप में इंडिया की गवर्नेंस को फिर से प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश और कंफर्म करने की जरूरत है। 새로운 어떤 전략적인 국가 입장에서 그와 같은 거버넌스도 확충할 필요가 있다고 생각을 합니다. 네. असल में इंडिया का इकोनॉमिक साइज दुनिया में 6ठे रैंक पर है। 규모가 지금 세계 4위 뭐 이렇게 얘기하는 상황이잖아요. 그런데 लेकिन यह कहना कि हमारा इंडिया के साथ ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ $2.5 बिलियन है बिल्कुल एब्सर्ड लगता है। 무기한 상황이고 보니까 그리고 साथ ही दुनिया में लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडिया के साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन में हिंदी बोलता हो। 이는요 사실은 벌써 10여 년 전부터 इसलिए मेरा मानना है कि हमें एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि ड्युअलिटी ऑफ पावर जैसी समस्याओं से निपटना आसान हो सके। मुझे लगता है कि हमें एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम विकसित करना चाहिए ताकि ड्युअलिटी ऑफ पावर जैसी समस्याओं से निपटना न पड़े। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के प्रति काफी इंडिफरेंट रहे हैं। हाँ, हम सच में ज्यादा ही इंडिफरेंट रहे हैं। 더 무심했습니다. 그러니까요. 예. 지금 인도 관련해서 사실 스타트업 업계는 워낙 좋은 असल में इंडिया में स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स हैं। इसलिए स्टार्टअप इंडस्ट्री और वेंचर इंडस्ट्री ने इंडिया में डेवलपर्स को सिक्योर करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स पर काम किया है और मुझे लगता है कि आपने इसे ग्राउंड लेवल पर भी देखा होगा और कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए हैं। 들이 한국에서 창업한 개발자들도 있습니다. 그래서 그들과 이제 그 중소벤처기업부가 지난번에 पिछली बार एसएमईज ने इंडिया में इवेंट्स आयोजित किए थे और उन्होंने संबंधित क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को मजबूत किया था। 관련 부분에서의 좀 네트워크를 좀 강화를 하고 부분이 많은데 이런 부분 계속 후속 조치들 잘해주세요. इंडिया के मामले में मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच दूरी अभी भी काफी ज्यादा महसूस होती है। इसलिए हमें इंटरपर्सनल एक्सचेंजेस में एक्टिवली एंगेज करना चाहिए। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में लगभग 1 लाख कोरियंस रह रहे हैं। मैं इस हिस्से को और ज्यादा एक्टिव बनाने के तरीकों पर काम करना चाहता हूं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि वो इस मुद्दे पर लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वो मूवी प्रोडक्शन पर भी काम करेंगे। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करने वाला देश है। हम ऐसे तरीके तलाश करेंगे जिनसे दोनों देश मिलकर काम कर सकें और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी मूवी प्रोडक्शन के बारे में बात की थी। प्रेसिडेंट ने भी कहा कि वह एक जॉइंट सिनेरियो देखना चाहते हैं। हम मूवी प्रोडक्शन पर मिलकर चर्चा करेंगे। 그런 것 같은데 관심 있고. 그래서 대통령께서 공동 교육부입니다. 사실 이제 मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हूँ। दरअसल वियतनाम में कोरियन लैंग्वेज एजुकेशन अच्छी तरह से चल रही है। इंडिया में हमारे पास गवर्नमेंट इनवाइटेड फॉरेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। 그 장학 사업이 있는데 전 세계 इंडिया से काफी संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं जो दुनिया में लगभग 5वें स्थान पर हैं।
यह भी कहा जाता है कि इंडिया में कोरियन लैंग्वेज के प्रति इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं है। इसीलिए हम जुलाई में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के साथ मीटिंग करेंगे ताकि एक्सचेंज को और ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके। 좀 더 실질적으로 교류가 확장될 수 있도록 추진하겠습니다. 인도는 इंडिया एक ओडीए सपोर्टेड कंट्री नहीं है ना? 보죠. 대상입니다. 원래는 인도가 G7 जी सही बात है। शुरुआत में इंडिया ने कहा था कि वो G7 देशों को छोड़कर किसी भी ODA सपोर्टेड कंट्री यानी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस सपोर्टेड कंट्री को स्वीकार नहीं करेगा जो कोरिया गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन लगभग 10 साल पहले इंडिया ने ODA सपोर्टेड कोऑपरेशन को स्वीकार करने पर सहमति दी। अब इंडिया भी कोईका यानी कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी में एक्टिव है। फिर सवाल यह है कि कोरियन लैंग्वेज एजुकेशन या हिंदी लैंग्वेज एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? ये वाकई में अजीब लगता है। 정말 황당하더라고요. 아니 그 14 कोरिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो 1.5 बिलियन लोगों की लैंग्वेज बोलता हो। असल में इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, लेकिन वहां सिर्फ एक हिंदी लैंग्वेज नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 35 लैंग्वेजेस हैं। 5개의 언어가 हालांकि हिंदी एक मेन लैंग्वेज है, सही है। 있다. 사실은 좀 있는 हाँ सही है। 아직 그 수준에 कुछ अन्य लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन वे अभी उस स्तर तक विकसित नहीं हुई हैं। इसलिए सवाल उठता है कि ODA सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स के तहत कोरियन, हिंदी और अन्य इंडियन लैंग्वेजेस में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? 이게 소통이 돼야 되는 हाँ, हमें इस पर काम करना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। इंडिया और कोरिया के बीच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात करना बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन के थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। इसलिए ODA प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले यूजर विलविन 365 ने लिखा है कि आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कोरियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले काउंटलेस बिजनेस लीडर्स और इंडिया को भी धन्यवाद। प्रेसिडेंट जिंदाबाद, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिंदाबाद। उसके बाद यंगजन स्योंग ने लिखा है कि इंडिया का जीडीपी दुनिया में 4th रैंक पर है। चाइना के बाद एक इमर्जिंग पावर के रूप में इंडिया फ्यूचर में चाइना जैसा एक मेजर पावर बन जाएगा। इंडिया के साथ सहयोग कोरियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत मददगार होगा। ली जे-म्यूंग एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से री इलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद कॉन्ग सोरा बेंज ने लिखा है कि क्या आप कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी में इंडिया के लिए सिर्फ एक ही ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है और वही ऑफिशियल एक साथ कई साउथ वेस्ट एशियन देशों को भी संभाल रहा है? उसके बाद ली यूई ग्योन ने लिखा है कि सच कहूं तो यूएसए से दूरी बनाकर रशिया, इंडिया और ब्राजील के साथ इकोनॉमिक अलायंसेस बनाना कोरिया के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उसके बाद JH ने लिखा है कि किसी देश की लैंग्वेज बोलना आना और न आना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। उसके बाद गणपार्क ने लिखा है कि यह एक समिट था। मुझे हैरानी हुई कि हिंदी को डबल इंटरप्रेट किया गया। इतने समय से ये लोग कितने इंडिफरेंट रहे हैं। उसके बाद एनलाइटेंड माइनर ने लिखा है कि कम से कम 30 साल के लॉन्ग टर्म प्लान के साथ विन विन स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। उसके बाद ह्योजन मून ने लिखा है कि अभी ग्लोबल कोरिया में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, इसलिए हमें पब्लिक सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन आदि हर सेक्टर में पूरी तैयारी करनी होगी। जल्दी करो, एक बड़ा बदलाव आने दो। उसके बाद अजेलिया रोज ने लिखा है कि कम्युनिस्ट देशों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए सावधान रहना चाहिए। उसके बाद इलसंग ने लिखा है कि यह देखना अच्छा लगता है कि हर मिनिस्ट्री के लोग मिलकर ओपिनियंस एक्सचेंज कर रहे हैं, यही एक असली मीटिंग होती है। उसके बाद जूटा ने लिखा है कि यह सच में शर्म की बात है कि उन्होंने इंडिया से दूरी बना रखी थी। उम्मीद है अब वे समझेंगे और सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करेंगे। उसके बाद JH ने लिखा है कि अगर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके इंडिया में फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ने भेजा जाए तो वे हिंदी में फ्लुएंट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स बनेंगे और देश के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। उसके बाद हान जोंगवू ने लिखा है कि अपने सिटीजन्स को हाउसिंग देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद मेलजी जी ने लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है, उनमें सुधार करने की कोई इच्छा नहीं दिखती। वे तभी काम करते हैं जब प्रेसिडेंट उन्हें डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हैं। उसके बाद गुएमागंग ने लिखा है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, इंडोनेशिया भरोसेमंद नहीं है और इंडिया पर भी भरोसा करना मुश्किल है। उसके बाद थकिम ने लिखा है कि सच में जेम्यंग हद से आगे जा रहे हैं। इंडिया जैसे देश जहां वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, वहां की पॉलिसी लागू करते समय क्या उन्हें किसी इंडियन स्टडीज एक्सपर्ट से सलाह नहीं लेनी चाहिए? वे बस अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हा, वो उन पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं जो इंडिया की 90% खराब पॉलिसीज की वजह से पैदा हुई समस्याओं को सुधारने के लिए बनाई गई हैं।
उसके बाद जोंग डोंग ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां लोग सड़कों पर शौच करते हैं और साफ भी नहीं करते, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इसे बदल नहीं पाए। ये इतना बैकवर्ड देश है कि पैसे खर्च करने पर भी आसानी से नहीं बदलेगा, इससे डील करना आसान नहीं है। उसके बाद वीजा ने लिखा है कि यह एक अनट्रस्टवर्दी और अनसिविलाइज्ड देश है जहां अभी भी कास्ट सिस्टम मौजूद है और प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से अप्रोच करना चाहिए।